स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम के बारे में बताऊंगा। आपको उसे विस्तार से समझाऊंगा। हमने पिछली वीडियो में आपको फैराडे का प्रयोग समझाया था और उसके आधार पर ये बताया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है। इस प्रयोग के कुछ फिगर्स जो है आपके सामने यहाँ दिखाई पड़ रही हैं आपको, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, उसमें एक बात आती है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। अब ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ये कम ज़्यादा होता है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। फैराडे के प्रयोग में हमने आपको बताया था कि, और लेंज के नियम में भी आपको यही बताया था मैंने, कि जब हम किसी चुंबक को किसी कुंडली की ओर ले जाते हैं या परिपथ की ओर ले जाते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। ये सब मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कैसे होता है ये आप थोड़ा इसमें और समझ लीजिए। ये कैसे होता है, ये चुंबक है। आप जानते हैं कि अगर कहीं कोई चुंबक रखी हुई है तो उसकी जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो इस प्रकार से होती हैं। एन ध्रुव से निकलती हैं और ये एस ध्रुव की ओर जाती हैं, इस प्रकार से। ये स्थिति है। ये एक दूसरे को काटती नहीं है, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अगर इस चुंबक के पास कोई कुंडली रखी हुई है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन कैसे होगा ये मैं आपको एक लूप यहाँ बना रहा हूँ। चुंबक के पास रखे किसी लूप या कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन कैसे होता है जब हम चुंबक को कुंडली की ओर चलाते हैं या कुंडली को चुंबक की ओर चलाते हैं, यानी दोनों में आपेक्षिक गति करते हैं। सपोज यहाँ है ये कुंडली का एक लूप मैंने यहाँ दिखा दिया है। अब आप देख रहे हैं कि इससे कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये 1 2 3 4। अब मैं इसको और दूर ले जाता हूँ, यहाँ ले जाते हैं तो आप देख रहे हैं इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं वो 2 रह गई। अगर ये यहाँ होता तो यहाँ 3 हो जाती। अगर ये और निकट में ले आता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इससे गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो 5 हो गई है। और भी निकट अगर मैं ले आता हूँ इसको, तो इस प्रकार से इससे गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो और बढ़ जाती हैं। यानी जितनी हम चुंबक की ओर इसे लेकर के आते हैं, इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे दूर ले जाते हैं तो ये घटती जाती है। तो इस प्रकार से जब हम चुंबक और कुंडली या लूप के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, अर्थात कुंडली या लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है। तो अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इसे चुंबक मान लूँ और इधर ये कुंडली है इस प्रकार से, तो जैसे जैसे मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो इसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी, और जैसे जैसे मैं इसके निकट लाऊंगा इसको तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती जाएगी। तो इस प्रकार से हम जब चुंबक और लूप या कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं, इस प्रकार से इसे चलाएं, या दूसरा तरीका ये हो सकता है आप चुंबक को गति कराएं, जैसे फैराडे के प्रयोग में भी हमने आपको बताया था, या तो इससे दूर ले जाएं या इसके निकट लाएं। दूर ले जाएंगे इससे अगर, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, और अगर निकट लाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक हो जाएगी। तो एक तो ये है, इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। दूसरा ये भी हो सकता है, जो यहाँ ये चुंबक आप ले रहे हैं वो आप शक्तिशाली कर दें, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है उसे परिवर्तित कर दें। जितना पावर का पहले चुंबक था उससे अधिक पावर का ले लें, या उससे कम पावर का ले लें। तो ऐसी स्थिति में बल रेखाओं की संख्या फिर से अधिक हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो एक तरीका यह है कि आप जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक ये भी तरीका है कि आप यहाँ जो ये कुंडली रखी हुई है या लूप रखा हुआ है, आप जब इसे घुमाएंगे इस प्रकार से, तो भी इसके अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। जब आप घुमाएंगे इसको इस प्रकार से, तो जब ये लंबवत होगी इस प्रकार से तो सबसे ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी। जब आप धीरे धीरे इसको ऐसे घुमाएंगे, चाहे किधर से घुमा भी लें आप, चाहे इधर घुमाएं, चाहे इसे इधर घुमाएं या इधर घुमाएं, आप किधर भी घुमाएं, इसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में भी इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा। एक तरीका और है, जितना ये कुंडल है, लूप है ये, अगर आप इसका क्षेत्रफल कम या अधिक कर दें, इसकी जगह आपने मान लिया छोटे क्षेत्रफल का एक दूसरा लूप ले लिया जो इससे कम क्षेत्रफल वाला है, आप देखो ये इसके अंदर आ जाता है, इसका मतलब ये इसका क्षेत्रफल कम है। जब आप इसे इसके सामने रखोगे तो उतनी ही दूरी पर अगर आप बड़े लूप को रखोगे तो उसकी तुलना में इसमें से कम बल रेखाएं गुजरेंगी। तो जैसे जैसा लूप हम छोटा करते हैं तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या भी घटती चली जाती है। अगर लूप बड़ा करते हैं तो इनकी संख्या अधिक होती चली जाती है। तो ये तो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अगर यहाँ ध्रुव S है तो S में भी यही स्थिति होगी। थोड़ा परिवर्तन ये होगा कि यहाँ जो बल रेखाओं की दिशा हमने ये दर्शाई हुई है, क्योंकि बल रेखाएं जो हैं वो N ध्रुव से निकलती हैं। अगर ये S ध्रुव होता तो ये दिशा परिवर्तित हो जाती। यहाँ हम इस प्रकार से करते, अगर ये ऐसा होता, अगर ये चुंबक इस प्रकार रखा हुआ होता, S ध्रुव इधर होता है इसका, N इधर होता, तो चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से होती, इस प्रकार से ये S की ओर आती हैं, बस दिशा विपरीत हो जाती। लेकिन बात वही रहती कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो अवश्य ही होता अगर आप ऐसा करते जो मैंने आपको समझाया। अब मैं आज के टॉपिक जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम हैं उन पर आता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। जो फैराडे ने प्रयोग किया था उसके जो रिजल्ट्स थे, उन रिजल्ट्स को दो नियमों के रूप में प्रतिपादित किया गया।
वो दो नियम कौन से हैं वही हम इसमें आपको बताएंगे। पहला जो नियम है, प्रथम नियम, जिसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, आप जानते हैं जब मैंने फैराडे का प्रयोग आपको समझा तो उसमें ये बताया था कि जब किसी परिपथ से या कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये उसी समय तक रहता है जब तक कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और अगर परिपथ बंद है तो उसमें से एक धारा प्रवाहित होती है परिपथ में और उसे बोलते हैं हम प्रेरित धारा। ये मैंने उसमें बताया था और ये घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो उसी पर आधारित ये प्रथम नियम है। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी हो, डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाई बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स भी होता है और विद्युत फ्लक्स भी होता है जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में हम यहाँ बी लगा देते हैं पहचान के लिए। तो ये डेल्टा फाई बी हो तो परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई है वो बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये इसके बराबर होता है। यहाँ लिखा हुआ है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और दर कैसी है? ऋणात्मक दर है। ऋणात्मक क्यों है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो ये इसके बराबर होता है। अब अगर हम ये डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म लें यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब इन सीमाओं के भीतर E इक्वल हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाएगा माइनस, आप यहाँ लगा सकते हैं ये, क्योंकि ये माइनस का है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये माइनस क्या प्रदर्शित करता है। तो E इक्वल हो जाएगा माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ये इसे आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये यहाँ लिख सकते हैं आप, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो उत्पन्न होता है उसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, ई अनुक्रमानुपाती डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या E इक्वल के डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ आप माइनस लिख लें। इसको माइनस क्यों लिखते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जो सिस्टम है, कोई भी पद्धति है तो उसमें जो के है उसका मान 1 होता है, तब E इक्वल हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और यहाँ भी इस प्रकार से लिख सकते हैं जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी लिख सकते हैं। तो यही आ गया यहाँ से सेम। अब ये
जो ऋण चिन्ह है वो क्या प्रदर्शित करता है। ये भी आप चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, जो हमने आपको पढ़ा था, कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होता है। हमने आपको लेंज के नियम में बताया था, तो लेंज का नियम यहाँ प्रयोग कर दिया गया है। यानी फैराडे का जो प्रयोग है उसके परिमाण और जो लेंज का नियम है वो फैराडे के दोनों नियमों में उन्हें मिला दिया गया है। तो यहाँ ऋण चिन्ह, ये जो माइनस का चिन्ह है, ये केवल ये प्रदर्शित करता है कि जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात अगर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो उस दिशा में होगा कि जिससे कि ये फ्लक्स परिवर्तन कम हो। ये सब मैंने आपको लेंज के नियम में समझा दिया। आप हमारी वो वीडियो जो लेंज का नियम है उसमें आप देख लें अच्छी प्रकार से कि किस प्रकार से ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या प्रेरित धारा है वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यदि जो परिपथ है वो एक कुंडली के रूप में है और कुंडली में यदि परिपथ में n फेरों वाली, जिसमें n चक्कर हों, n फेरों वाली कुंडली है, जैसे स्प्रिंग होता है आप ऐसा समझे, तो क्या होगा, E बराबर हो जाएगा -n d∅b अपॉन dt। क्यों? क्योंकि एक लूप से, ये तो एक लूप के लिए है, जो कुंडली का एक लूप है ये उसके लिए है, एक लूप में जितना फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, अगर 2 लूप हैं तो दुगना हो जाएगा, अगर हम सब में समान मानकर चलते हैं तो 3 है तो 3 गुना हो जाएगा, 4 है तो 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से अगर ये लूप रखे हुए हैं, ये किसी भी कुंडली के लूप इस प्रकार से होंगे, तो एक लूप में से जितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा ऐसे दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, तो 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा और फिर n गुना हो जाएगा। और ये वो स्थिति है जबकि सब में परिवर्तन समान होता है। हम यहाँ यही बात मानकर चलते हैं कि सब में फ्लक्स परिवर्तन समान होता है। अगर ये समान नहीं होता है, मान लिया इसका लूप एक बहुत दूर चला गया, तो फ्लक्स परिवर्तन समान नहीं होगा, क्योंकि जितनी बल रेखाएं इनसे गुजरेंगी, यहाँ जो बल रेखाएं हैं वो कम मात्रा में गुजरेंगी। तो ऐसी स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा। तो आपको ये मानकर चलना है कि सब में फ्लक्स परिवर्तन समान है। तो इस प्रकार से ये अगर n चक्करों वाली कुंडली है तो यहाँ हम n लिख देंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा E इक्वल -n d∅ अपॉन dt। तो मुख्य जो सूत्र है वो यही है, यानी इस जो प्रथम नियम है जो मैंने यहाँ लिखा है इसका गणितीय रूप यही है। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं,
डी एन फाई बी अपॉन डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि डी नियतांक होगा किसी भी कुंडली के लिए। तो यहाँ जो एन फाई है, एन फाई ये कहलाती है, जो ये राशि है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। फ्लक्स ग्रंथिताओं का मतलब है फ्लक्स लिंकेजेस। अब ये क्या होता है? इसका अर्थ है कि कुंडली में जितने भी फेरे हैं, यहाँ मान लिया 3 फेरे हैं, तो तीनों फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, यानी इन तीनों फेरों से कितना चुंबकीय फ्लक्स लिंक है। इससे भी होगा कुछ, इससे भी होगा कुछ, इससे भी होगा। तो टोटल फ्लक्स तीनों से कितना लिंक है, इसे हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या या फ्लक्स लिंकेजेस। ये थोड़ा आगे इसी चैप्टर में काम आएगा, इसलिए मैंने ये बता दिया है। अब जो दूसरा नियम है, द्वितीय नियम, ये जो नियम है दूसरा, ये वही है जो मैंने आपको लेंज का नियम पढ़ाया था। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो फैराडे के जो नियम हैं, उनमें न्यूमैन, लेंज, फैराडे, इन सब के जो रिजल्ट्स थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में, इन दोनों नियमों में उनको मिला करके रखा गया है। तो दूसरा जो नियम है वो लेंज का नियम ही है, जिसे हम फैराडे का दूसरा नियम कहते हैं। वो क्या है ये मैंने विस्तार से आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ भी मैं आपको इसमें लिख रहा हूँ। किसी परिपथ या कुंडली भी हो सकती है, या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये फैराडे का दूसरा नियम है। विस्तार से मैंने लेंज का जो नियम पढ़ा है, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है, उसमें पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से समझा दिया गया है। पूरी व्याख्या मैंने उसकी कर दी है। आप इसे वहाँ पढ़ लें, समझ लें, उस वीडियो को देख लें अच्छी प्रकार से। और आप देख रहे हो ये जो नियम है, मुख्य रूप से गणितीय रूप इसका फैराडे के नियम का, E इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो इसमें दोनों चीज़ हैं। जो फैराडे का प्रयोग है, फैराडे ने इसके जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसके परिमाण को, इसकी मात्रा को निर्धारित कर दिया। और जो लेंज का नियम है, उससे, ये जो लेंज का नियम है, इससे इसकी दिशा निर्धारित हो गई ई की, कि ये किस दिशा में प्रेरित होता है। तो ये इस प्रकार से इसमें दोनों नियम शामिल है। ये परिमाण है और ये दिशा को निर्धारित करता है।
दिशा मैंने आपको बता दिया सदैव ऐसी होती है, चाहे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो या प्रेरित धारा हो, जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, और उसी के लिए ये ऋण चिन्ह यहाँ पर है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपको अच्छी प्रकार से इसको समझ लेना है। और यदि कोई बात इसमें समझ में नहीं आती है तो मैं फिर से आपको कमेंट में बता सकता हूँ, उसमें आप कमेंट में डाल दीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो वो मैं आपको समझा दूँगा, बता दूँगा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, और इस वीडियो को जो आपके दोस्त हैं उनमें शेयर करें। हमारे चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, और वीडियो को उनसे कहें कि वो देखें, लाइक करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और आपका और आपके दोस्तों का भी फायदा होगा। धन्यवाद।